हेलो। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जो हम लोग का चल रहा है उसमें जो नया कुछ है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों का ये सीरीज चल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। और अब तक हम लोग एकदम कॉन्स्टिट्यूशन को जीरो से एकदम आगे कहाँ तक 250 पहले 51 से लेकर के 237 तक का जो हमारा आर्टिकल्स है कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और हम लोगों ने इस पूरे हमारा संविधान जो है इस संविधान के पूरे सीरीज को कहां से जीरो से स्टार्ट किए हैं। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आरंभ से जब से संविधान बनना स्टार्ट हुआ वहां से लेकर के पूरे शेड्यूल्स, जितने भी शेड्यूल्स थे, जितने भी पार्ट, इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद, इन सबको हम अच्छे से समझाए हैं। उसी का ये वीडियो यानी अगला है। ये किसके लिए? ये तमाम हमारे साथियों के लिए है जो कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एवं उन सब के लिए है जो अपने देश के संविधान को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। उन्हें ये बहुत ज्यादा ही मदद करेगा यदि वो इसे देखते हैं। अपने अधिकार को जानेंगे, अपने कर्तव्य को जानेंगे और वे क्या कर सकते हैं, उनके क्या अधिकार हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यदि आप किस प्रकार से बात कर सकते हैं नेताओं से, मंत्री से, अधिकारी से। ये आपको एक क्या बोल सकते हैं, एक आपको नॉलेज प्रदान करेगा। संविधान में है या नहीं, आप उसके तर्ज पर बात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज्यादा बातें नहीं करते, इसको हम लोग कंटिन्यू रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ थे वहां से आगे बढ़ेंगे। हम लोग इसके पहले पार्ट 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 7। पार्ट 7 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी स्टेट इन पार्ट बी का जो है यानी भाग 7 का भाग बी जो राज्य के बारे में है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आर्टिकल कहां से स्टार्ट होगा? हम लोगों का आर्टिकल स्टार्ट होगा 238 से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैं इसको एक बार जरा सा चेंज कर लूं। हाँ चलिए, आर्टिकल 238 अनुच्छेद 238 में क्या कर दिया गया? इसे हटा दिया गया है। 238 को हटा दिया गया है। इसमें क्या था? भाग पार्ट बी राज्य पूर्व रियासत से संबंधित था, जिसे राज्य के पुनर्गठन के बाद हटा दिया गया। पहले भारत के राज्यों में अलग अलग प्रकार थे, बाद में क्या कर दिया गया? सभी को समान कर दिया गया और इस अनुच्छेद को यहां से हटा दिया गया। कौन सा? 238 को हटा दिया गया। अगला बढ़ेंगे। अगला है हमारा पार्ट 8 भाग 8। किसके बारे में? केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णित है किसमें? भाग 8 में। आपको तीसरा वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगा, आप देखिएगा, उसका पूरा प्लेलिस्ट आपको दिया गया है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। कौन कौन से अनुच्छेद देखेंगे? सबसे पहला है 239 क्या लिखा गया है? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अनुच्छेद 239 में प्रशासन के बारे में। कहाँ का प्रशासन? केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन लिखा गया है। केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश के संचालन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की निगरानी में यहाँ शासन व्यवस्था चलता है, यहाँ प्रशासन चलता है। कहाँ? केंद्र शासित प्रदेश में, यूटी में। यूटी आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। यूटी सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में होता है। सीधे किसके सरकार में? केंद्र सरकार के कंट्रोल में होता है। यहाँ कोई राज्य सरकारें नहीं, कुछ है, 2 जगह पर है जो कि आगे हम पढ़ेंगे। दिल्ली में, पौंडीचेरी में जो वहां विधानसभा है उसको लेकर के भी प्रावधान है, लेकिन सीधा क्या बोला गया कि केंद्र सरकार के कंट्रोल में होगा। कौन? यूटी, यूनियन टेरिटरी। आगे देखेंगे किसमें? 39 में, 239 में। अगला है 239 ए। इसी में लिखा गया है लिटरेचर के बारे में। क्या बोला गया है कि 239 ए में लिख दिया गया है विधानमंडल के बारे में। क्या लिखा गया है कि कुछ यूटी में विधानमंडल होता है। सम यूटीज हैव लेजिस्लेचर। कुछ यूटी में, कुछ यूटी कहने का मतलब जो 2 यूटी था, 2 यूटी आपको जो बोले कौन कौन?
एक दिल्ली, दूसरा पौंडीचेरी। इसके अलावा और भी हैं जहां विधानसभा को लेकर के बात है। तो बोला गया कुछ यूटी में विधानसभा हो सकते हैं, तो कुछ यूटी में विधानसभा हो सकते हैं। किसमें लिखा है? 39A में। 39 डबल ए, 239 डबल ए में क्या लिखा हुआ है? 239 डबल ए में, 239 डबल ए में क्या लिखा गया है? दिल्ली स्पेशल स्टेटस। क्या बोला गया है? दिल्ली को विशेष दर्जा मिला है, यानी दिल्ली हैज स्पेशल स्टेटस विथ सीएम। दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है किसके जरिए? 239AA के जरिए। दिल्ली का जो प्रशासन होगा, दिल्ली में जो शासन व्यवस्था चलेगा, वो केंद्र सरकार के अंदर होगा और वहां विधानमंडल भी होगा। तो स्पेशल कैरेक्टर में रखा गया है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है किसको? दिल्ली को। किसका अनुच्छेद कहां लिखा है? 239AA में लिखा हुआ है। अगला देखेंगे क्या बोला गया इसमें, इसी का बोलते हैं दिल्ली यूटी होते हुए भी एक राज्य जैसा काम करती है। वो यूटी है लेकिन वो क्या कैसे काम करेगी? राज्य की जैसे। अगला देखेंगे पार्ट 9 भाग 9 में पंचायत के बारे में बताया गया। भाग 9 किसके बारे में है? पंचायत के बारे में। आर्टिकल 243 यानी पंचायत के बारे में, अनुच्छेद 243 में पंचायत के बारे में वर्णित किया गया है। इसमें क्या लिखा गया है? गांवों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की जाएगी। पंचायत यानी भाग कितने में? भाग 9 में। भाग 9 में यह वर्णन है पंचायत राज्य के बारे में, और भाग 9 के अनुच्छेद 243 में लिखा हुआ है किसके बारे में? पंचायत राज्य के बारे में। प्रोवाइड्स फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन विलेज। जिस गांव का शासन गांव के लोग ही क्या करते हैं? संचालित करते हैं। गांव का शासन कौन चलाएगा? गांव के लोग। आगे बढ़ेंगे 9A पार्ट 9A भाग 9A में नगर पालिका का वर्णन है। इसका नगर पालिका के बारे में वर्णित किया गया है, यानी म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। म्युनिसिपैलिटीज में आर्टिकल 43P 243P म्युनिसिपैलिटी का वर्णन है। 243P में नगर पालिका का वर्णन है कि नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकार क्या है, नगर पालिका के कार्य संचालन क्या है, इन सभी का वर्णन है 243P में। कितने में? 243P। क्या बोला गया है? शहरों के स्थानीय निकाय के बारे में, यानी अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में। अर्बन लोकल बॉडीज का जो है इसमें वर्णन किया गया है। क्या बोला गया है? शहरों में नगर निगम और नगर पालिकाएं काम करती हैं। ये नगर पालिका और नगर निगम के बारे में किस में वर्णन है? तो आपको याद रखना होगा 243P में। 243P में ये वर्णन है। कहां पर? 9A पार्ट 9A के संविधान यानी संविधान के अनुच्छेद 243P में। 243P में इसका वर्णन है किसके बारे में? म्युनिसिपैलिटी के बारे में। अगला है पार्ट 9B, फिर से रिपीट कर दो, पार्ट 9A पार्ट 9B। पार्ट 9B में क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी पार्ट 9B भाग 9B में लिखा है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां उन्हें कहते हैं जो शासन चलाने में मदद करती है, शासन व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करती है, उनको बोला जाता है सहकारी समितियां। इसके बारे में किस में लिखा है? 243ZH में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 243ZH में इसका वर्णन है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां होती कौन कौन है देख लीजिए, जैसे दूध संघ, बैंक, ये सब क्या है? सहकारी समिति। ये सब सहकारी समिति सरकार को मदद करती है शासन चलाने में, उसको सहकारी समिति की श्रेणी में रखा गया है। सहकारी समितियों से संबंधित है क्या? यहाँ नहीं, ऑनलाइन क्लास है। एक मिनट। चलिए कंटिन्यू करते हैं, कुछ बच्चे आ गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में वर्णन है। किसके बारे में? सहकारी समितियों के बारे में क्या किया गया है? इसमें वर्णन किया गया है। क्या है? आर्टिकल 243HZ में, अनुच्छेद 243HZ में इसका वर्णन है। इसमें
सहकारी समितियों का, सहकारी समितियों से संबंधित सहकारी समिति कौन होते हैं? दूध संघ, बैंक, ये सारी सहकारी समितियां हैं और यह जो है सरकार को शासन चलाने में क्या करती है? मदद करती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है? पार्ट 10। इसमें क्या किया गया है? शेड्यूल एंड ट्राइब्स एरिया, यानी भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। इसके बारे में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन है। कहां? भाग 10 में। भाग 10 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 244 अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 244 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 244 क्या है? जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। किसके बारे में? जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें वर्णित किया गया। जनजाति क्षेत्र यानी जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में इसमें वर्णित है। क्या बोला गया है? आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। आदिवासी क्षेत्र के लिए अलग नियम होंगे। इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 244 244, अनुच्छेद आर्टिकल 244 में यह वर्णित है कि जनजाति क्षेत्र के लिए जो है प्रशासन के अलग नियम होंगे। यानी और जगह जो है आपका क्षेत्र जो है अर्बन हो गया, रूरल हो गया, उसके अलावा जैसे अर्बन रूरल का अलग है, वैसे प्रशासन जनजाति क्षेत्र के लिए क्या किया गया? एक सेपरेट प्रशासन का नियम होगा। वो कहां लिखा है? 244 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 244 में लिखे हुए हैं। अगला देखेंगे 244 में फिर से वर्णन क्या, उसी बात को रिपीट करके लिखे हैं यहाँ पर, जनजाति क्षेत्र का प्रशासन होगा, यानी आदिवासी क्षेत्र के लिए अलग नियम बनाए जाएंगे। उसी स्लाइड को मैंने रिपीट किया अलग से 244 में। आगे बढ़ेंगे 244 के बाद भाग 11 में केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में, इसके बारे में रिलेशन बिटवीन यूनियंस एंड स्टेट्स के बारे में, यानी केंद्र और राज्य संबंध, राज्य के बारे में संबंध में वर्णन किया गया है। किसमें? भाग 11 में। भाग 11 में क्या है? आर्टिकल 245 245 में, यानी अनुच्छेद 245 में वर्णन है कानून बनाना लॉ मेकिंग। 245 में क्या वर्णन है? लॉ मेकिंग के बारे में, कानून बनाने के बारे में, यानी पार्ट कितने? पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन, किसका रिलेशन? राज्य का और संघ का। किसका? यूनियन का और स्टेट का। दोनों का रिलेशन कैसा होगा, दोनों का संबंध कैसा होगा, इस संबंध का वर्णन। क्या बोला गया? कानून बनाना, स्टेट कैन मेक लॉस, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। क्या बोला गया है? 245 में यह वर्णन किया गया है कानून बनाने का अधिकार किसके किसके पास है? दोनों के पास। किस किसके पास? राज्य के पास भी और केंद्र के पास भी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों क्या कर सकती है? कानून बना सकते हैं। लेकिन 246 में 246 में अनुच्छेद 246 में यह भी वर्णन कर दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, यानी शक्तियों का विभाजन कर दिया गया 246 में कि तीन सूचियों में शक्ति बांट दी। यानी 246 में यह वर्णन कर दिया गया कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, आपको पहले बता चुके हैं कौन सी तीन सूचियां होती है? संघ की सूची, केंद्र की सूची और समवर्ती सूची। तो तीन सूची का जो है वो कहां है? 246 में क्या लिखा गया है? तीन सूचियों में शक्तियां बांटी गई हैं और कौन सी विषय पर कानून बनाई जाएगी यह भी बांट दिया गया है कि किसके पास कौन सी शक्ति। कहां वर्णन है? 246 में। आगे बढ़ेंगे पार्ट 12 भाग 12 में क्या वर्णन किया गया है? भाग 12 में वर्णन है फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट, यानी वित्तीय संपत्ति और अनुबंधन के बारे में वर्णन है भाग 12 में। भाग 12 के अनुच्छेद 265 265 में कर व्यवस्था यानी टैक्स के बारे में लिखा हुआ है। एकदम फिक्स, एकदम याद कर लीजिए इसको कि जो भी फाइनेंशियल टैक्स के बारे में लिखा हुआ है वो अनुच्छेद किसने में लिखा है? 265 में। 265 पे कर के बारे में लिखा है। क्या बोला गया है? बिना कानून के कर नहीं, नो टैक्स विदाउट लॉ। कोई भी सरकार बिना कानून बना करके, विदाउट लॉ मेकिंग आपसे क्या कर सकती है? टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। क्या बोला गया? क्या बोला गया? नो टैक्स विदाउट लॉ, बिना कानून के कर
नहीं, बिना कानून के कर नहीं, बिना कानून बनाए टैक्स कलेक्शन नहीं हो। सरकार मनमाने टैक्स नहीं ले सकती, कहने का सीधा सा तात्पर्य है सरकार जो है मनमाना टैक्स नहीं लेगी, कानून जो बना रहेगा जितना % का टैक्स होगा उतना ही लिया जाएगा, उससे मनमाना नहीं लिया जाएगा। अगला है आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 में क्या है? अनुच्छेद 266 में संचित निधि के बारे में लिखा हुआ है, कंसोलिडेटेड फंड के बारे में, इस सरकारी धन का खजाना, सरकार का जो धन है उस खजाना के बारे में किसमें लिखा हुआ है? 266 में। 266 में सरकारी धन का जो है, जहां सरकारी धन कितने हैं, क्या है, इन सब का वर्णन कितना है, वह है 266। आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल 280 में क्या लिखा है? फाइनेंस कमीशन, यानी वित्तीय आयोग के बारे में 280 में किसका वर्णन है? वित्तीय आयोग का वर्णन है, धन का बंटवारा तय करता है। धन का बंटवारा मतलब केंद्र से राज्यों को पैसा कैसे कैसे मिलेगा, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार को किस प्रकार पैसा देगी, क्या करने के लिए? विकास के कार्य करने के लिए, राज्य का कार्य करने के लिए, चलाने के लिए राज्यों। क्या बोला गया है? फाइनेंस कमीशन का है, यानी वित्तीय आयोग 280 में यह वर्णन किया गया है कि केंद्र सरकार किस प्रकार राज्य सरकार को पैसा देगी शासन को चलाने के लिए, यानी किस प्रकार से धन का बंटवारा होगा, इन सब का वर्णन कहाँ है? 280 में। धन बंटवारे को तय करता है कौन? 280 डिसाइड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। अगला ये क्या है? ये जो अभी पार्ट पढ़े ये वाला 280 में क्या बात है देख लीजिए। ये भाग भारत में केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय शासन, केंद्र राज्य संबंध और वित्तीय व्यवस्था को समझाते हैं। क्या बोला गया इसमें? दिस पार्ट एक्सप्लेन यूनियन टेरिटरीज, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट, इन सब को किस प्रकार कैसे संचालित करना है, उनके बीच कैसा संबंध है, इन सब का वर्णन कौन करता है? 280। आगे बढ़ेंगे, भाग पार्ट 13 में क्या है? पार्ट 13 में लिखा हुआ है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। क्या? व्यापार वाणिज्य और आवागमन। 301 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट इंडिया। अब भारत में कहीं भी क्या कर सकते हैं? भारत में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है भाग 13 में। भाग 13 के अनुच्छेद 301 में, दिमाग में बैठा लीजिए, 301 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 में यह वर्णन किया गया है कि आप भारत की सीमा के अंदर कहीं भी रह करके आप व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी आप क्या कर सकते हैं? कॉमर्स यानी व्यापार, ट्रेड कर सकते हैं, आप कॉमर्स वाणिज्य कर सकते हैं, और कहीं भी क्या कर सकते हैं? आवागमन करना मतलब आप आ सकते हैं और जा सकते हैं। ये भारत की सीमा के अंदर में कहीं कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। ये संविधान के अनुच्छेद में किसमें वर्णन है? 301 में वर्णन है। अनुच्छेद 301 में भाग 13 के 301 में इसका वर्णन किया गया है। 302 में क्या वर्णन है देखिए, अनुच्छेद 302 आर्टिकल 302 में है पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, संसद कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, जरूरत पड़ने पर देश हित में सरकार कुछ नियम लागू कर सकती है। इसमें बोला गया कि आप आवागमन कर सकते हैं, लेकिन यदि संसद चाहे तो इसमें कानून बनाया जा सकता है। किसमें? वाणिज्य में, ट्रेड में, कॉमर्स में एंड इंटरकोर्स में, कहीं भी, व्यापार, वाणिज्य और आवागमन में 302 में यह लिख दिया गया है कि संसद चाहे तो देश हित में कोई ऐसा कानून बना करके आप पर प्रतिबंध लगा सकती है जब आवश्यकता पड़े तब। यानी सरकार के पास ये प्रावधान है कि वो कानून बना करके इसे रोक भी सकती है। किसमें लिखा हुआ है? 302। आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल 304 में क्या लिखा है? राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं, राज्य अपने हित के लिए सीमित नियम बना सकता है। क्या बोला गया है? स्टेट कैन इम्पोज
रेशियल लेवल रिस्ट्रिक्शन, सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं किसके ऊपर, व्यापार के ऊपर, वाणिज्य के ऊपर और आवागमन के ऊपर। वो क्या कर सकते हैं, कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं। राज्य किसमें लिखा है, 304 में। आपको 301 में क्लियर कर दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी व्यापार ट्रेड कर सकते हैं। 302 में लिखा गया संसद क्या कर सकती है, संसद कानून बना सकती है, उसके पास ये प्रावधान है। और 4 में सीधा लिख दिया गया कि इस राज्य की क्या कर सकती है, वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, किसके हित में, अपने हित में। एक हाथ से आपको दिया गया, दूसरे हाथ से आपसे लिया गया। आगे भाग 4, भाग 14 में क्या लिखा है, संघ और राज्य के अधीन सेवा। संघ और राज्य की सर्विस अंडर यूनियंस एंड स्टेट, जितने भी अधिकारी कार्यरत रहते हैं, काम करते हैं, जो सर्विस देते हैं, वो केंद्र सरकार के अंदर हो या राज्य सरकार के अंदर हो, उन सबका प्रावधान किसमें लिखा हुआ है, तो भाग 14 में लिखा है। अनुच्छेद कितने में, 309 में। अनुच्छेद 309 में क्या लिखा है, सरकारी नौकरियों की भर्ती के नियम, सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी उसके नियम तय होते हैं। क्या बोला गया है, अनुच्छेद 9 में बोला गया है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं उनके नियम्स, लॉ, इन सब का जितना का भी वर्णन होता है, इन सभी का वर्णन कहाँ, इन सभी का वर्णन 309 में। किसमें, भाग 14 पार्ट 14 में क्या किया गया है, सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, इन सब का वर्णन किया गया है। किसमें, आर्टिकल 309। अगला देखेंगे आर्टिकल 310, अनुच्छेद 310 में क्या बोला गया है, इसमें अच्छा सिद्धांत या इच्छा सिद्धांत, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रपति और राज्यपाल की इच्छा पर पद पर रहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेजेंस, इसमें क्लियर कर दिया गया। इच्छा सिद्धांत के बारे में वर्णन आपसे पूछा जाएगा तो 310 में आर्टिकल 360 में लिखा गया इच्छा सिद्धांत के बारे में। इसमें क्या बोला गया है, जितने भी सरकारी कर्मचारी राष्ट्रपति और राज्यपाल की इच्छा पर पद पर रहते हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं, या केंद्र सरकार का हो, केंद्र सरकार का हो तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, और राज्य सरकार का हो तो राज्यपाल के पद, क्या बोलते हैं, इच्छा पर पद पर रहते हैं। कहने का मतलब उनका ट्रांसफर वगैरह जो होता है, पद ग्रहण कर लिए, अब उनका ट्रांसफर वगैरह जो है वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आगे हो गया 311 में क्या लिखा हुआ, 310 आपको समझा दिए। ये इच्छा सिद्धांत के बारे में वर्णन है, किसकी इच्छा, राष्ट्रपति और राज्यपाल की इच्छा, किसके लिए, अधिकारियों के लिए। 311 में, अनुच्छेद 311 में वर्णन है, सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा, बिना कारण उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। आपको यह एक अधिकार दिया गया है कि आप यदि सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिए तो बिना कारण उन्हें नहीं हटाया जा सकता। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो केंद्र सरकार के अंदर हो या राज्य सरकार के अंदर हो, आप यूपीएससी एग्जाम दे करके जाए या आप पीसीएस एग्जाम दे करके जाए, पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर स्टेट पीसीएस दे करके जाए या यूपीएससी दे करके जाए, आप यदि सर्विस में हैं तो आपको ना तो राष्ट्रपति और ना ही राज्यपाल की बिना वजह यानी बिना कारण के आपको नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। इसका प्रावधान कहाँ है, 311 में। आगे बढ़ेंगे, पार्ट 14A 14A में लिखा गया है, न्यायाधिकरण के बारे में लिखा गया है। न्यायाधिकरण क्या है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण सरकारी कर्मचारियों के विवाद सुलझाने के लिए है। सरकारी विवाद जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, टर्बुलेंस कहने का, ये अनुच्छेद कितने में है, अनुच्छेद 323A में इसका वर्णन किया गया है। न्यायाधिकरण का मतलब जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जो उनके अंदर का जो विवाद होता है उसको सुलझाने का जो प्रावधान है वो किसमें किया गया है, 323A में, 323A में इसका वर्णन है। अगला है 323B में, यानी अनुच्छेद 323B में बोला गया है कि अन्य अधिकरण जैसे टैक्स यानी भूमि, टैक्स हो गया, भूमि आदि मामले के लिए अलग अदालतें, यानी अदर ट्राइब्यूनल्स का मतलब है कि यदि कोई टैक्स से संबंधित विवाद है, कोई भूमि से संबंधित मामला है, तो इनके लिए अलग अदालतें होंगी। ये कहाँ लिखा गया है, अनुच्छेद 323B में, 323B में। ये सब किसके लिए है, सब अधिकारियों के लिए। किसके लिए, अधिकारियों के लिए।
कौन से अधिकारी? प्रशासनिक। आगे बढ़ेंगे, पार्ट 15 भाग 15 इलेक्शंस, यानी भाग 15 में चुनाव के बारे में लिखा गया। 324 में क्या लिखा है? इलेक्शन कमीशंस के बारे में कि चुनाव आयोग चुनाव कराने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। यानी अनुच्छेद 324 के तहत कहा गया कि एक इलेक्शन कमीशन होगा और इलेक्शन कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगी? चुनाव कराएगी और निष्पक्ष चुनाव कराएगी कि ना बिना किसी भेदभाव के चुनाव कराएगी। ये सारा प्रावधान किसमें है? 324 में। 324 में 326 में क्या लिखा हुआ है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 326 में लिखा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष से ऊपर हर नागरिक को वोट दे सकते हैं। आप अपना अधिकार 326 में मांग सकते हैं। 326 में ये लिखा हुआ है, 326 में लिखा है कि यदि आपका 18 वर्ष हो गया तो आपको अपना सरकार चुनने का अधिकार है, आपको अपना वोट देने का अधिकार है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 326 के अनुसार। ये भाग कितने में लिखा है? तो भाग 15 में लिखा है। भाग 15 के अनुच्छेद 326 में यह वर्णन है, यदि 18 वर्ष का उम्र हो गया तो उन्हें वोट देने का अधिकार, उन्हें क्या है? वोट देने का अधिकार है। 326। आगे बढ़ेंगे, भाग 16। भाग 16 में क्या है? एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान है, यानी एससी एसटी का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 330 में इसका वर्णन किया गया है। क्या? लोकसभा में आरक्षण एससी एसटी के लिए सीट आरक्षित होंगे। यानी जो एससी एसटी है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, एससी और एसटी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब है, उनके लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण होगा, यानी लोकसभा में उनके सीट रिजर्व किए जाएंगे। इसका प्रावधान भी किया गया है किसमें? 330 में। 330 में इसका वर्णन किया गया, आर्टिकल 330 में इसका वर्णन है कि रिजर्वेशन इन लोकसभा में सीट रिजर्व होंगे किसके? एससी और एसटी। 330 में इसका वर्णन। 335 में क्या है? अच्छा, इसके बीच का जो भी है वो आपके एग्जाम को लेकर के उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जितने भी आर्टिकल साइड बीच से जो गायब किए गए हैं ना, वो एग्जाम को लेकर के उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको हटा दिए गए हैं। 335 आर्टिकल 335 में क्या है? क्लेम ऑफ एससी एसटी के अधिकार। सरकारी नौकरी में उनके अधिकारों का ध्यान रखा जाता है। यानी जो रिजर्वेशन वाले हैं वो 335 के तहत अपना अधिकार मांग सकते हैं, उनके अधिकार को ध्यान में रखा जाता है। कहां? 335। अगला है भाग 17 राजभाषा। भाग 17 में, भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में वर्णन किया गया है कि भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, भारतीय भाषा क्या होगी। तो अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 343 में वर्णन किया गया है कि हिंदी एस ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी राजभाषा है। देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा माना गया। राजभाषा हिंदी को दिया गया है और हिंदी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो राजभाषा जो है वो कौन है? हिंदी है। किसके अनुसार? 343 के अनुसार हिंदी एक राजभाषा है। हिंदी क्या है? एक राजभाषा है। 343 के अनुसार हिंदी राजभाषा है और किस लिपि में लिखी जाएगी? तो लिपि है हमारा देवनागरी लिपि में। अगला 348 अनुच्छेद 348 में लिखा गया है इंग्लिश फॉर कोर्ट, अदालतों में अंग्रेजी। इसमें फिर क्लियर कर दिया गया, देख लीजिए, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी का प्रयोग होता है। यानी यह बोला गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर क्या यूज होगा? इंग्लिश लैंग्वेज यूज होंगे। ये कहां लिखा गया है? आर्टिकल 348 और 348 में यह वर्णन किया गया है कि जो हमारे कोर्ट्स होंगे, कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज होगा वो किसमें होगा? इंग्लिश में होगा। या वो हाई कोर्ट हो या वो सुप्रीम कोर्ट हो, यह प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 348 में। आर्टिकल 348 में इसका वर्णन है, लेकिन 343 में यह वर्णन है कि हिंदी ये क्या है? राजभाषा है। हिंदी एस ऑफिशियल लैंग्वेज है 343 के अकॉर्डिंग। लेकिन जो कोर्ट है, जो हमारे हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इन सभी कोर्ट में जो लैंग्वेजेस यूज होंगे वो कौन से होंगे? इंग्लिश होंगे। आगे 348 का वर्णन हो गया। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 18 इमरजेंसी का वर्णन है, यानी भाग 18 में आपातकाल का वर्णन है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा रिपीट किया गया है भाग 18 को। भाग 18 आपातकाल के बारे में। ये 3 आपातकाल है, तीनों आपातकाल को आप अच्छे से याद कर लीजिए।
आर्टिकल 53, 52, अनुच्छेद 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, यानी यह युद्ध या संकट के समय लागू होता है। पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में यदि किसी प्रकार का कोई संकट आता है, या वो युद्ध की स्थिति हो या कोई अन्य अनेक प्रकार का एपिडेमिक, कोई भी संकट आता है तो इमरजेंसी लगाना होगा। उस इमरजेंसी का प्रावधान किसमें है? 352 में। 352 में नेशनल इमरजेंसी है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। अगला है 356, 356 अनुच्छेद 356 प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, राज्य में सरकार फेल होने पर लागू होता है। माने किसी एक राज्य में सरकार जो है वो फेल हो गया, या वो यूपी हो, या वो बिहार हो, या वो वेस्ट बंगाल हो, या उड़ीसा हो, किसी भी एक जगह पे यदि सरकार फेल हो जाती है तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा। और प्रेसिडेंट रूल लागू होगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा किसके अनुसार? 356 के अनुसार। ये केवल राज्य के लिए होगा, उस राज्य की सीमा के अंदर, उस राज्य के बॉर्डर के अंदर होगा। किसमें? 356 में। कहा? राज्य आपातकाल। और अगला है 360 में, अनुच्छेद 307 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। आर्थिक संकट के समय लागू होता है। यदि देश की स्थिति, देश के पास पैसा नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा? इस समय जो आपातकाल की स्थिति होगा उसमें 360 है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। क्या हो गया? 360। 360 में वित्तीय आपातकाल है। 3 आपातकाल याद रखिएगा। पहला 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, 356 प्रेसिडेंट रूल, राज्य की आपातकाल, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। आगे बढ़िए। भाग पार्ट 19 भाग 19 विविध है। इसमें कोई भाग नहीं बताया, इसमें कुछ मिक्स कर दिया गया है। आर्टिकल 361 प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, यानी भारत के जो हमारे राष्ट्रपति हैं और हमारा जो राज्यपाल है, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं और हमारे जो गवर्नर हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल की सुरक्षा, उन पर कुछ मामलों में मुकदमा नहीं चल सकता। यानी उनके प्रोटेक्शन को लेकर के है, उनकी सुरक्षा को लेकर के है, और उनमें यह है कि जब तक वो कार्य के पद पर बने हैं तब तक उन पर किसी भी प्रकार की कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई भी केस नहीं होगा। ये सब किसमें लिखा है? 361। आगे बढ़िए। 368 भाग 20 ये अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। अमेंडमेंट संशोधन के बारे में है। तो क्या है? संविधान संशोधन के बारे में, यानी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी 368 में यह वर्णन किया गया है कि संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया बताता है। यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव करना है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? यानी 1950 में वो आपका रेडी होकर के हो गया था, लेकिन अभी हम लोग 26 में है, तो इतना लंबा समय बीतने के बाद उसमें बदलाव करना होगा। ये सभी बदलाव के प्रावधान जो है, अमेंडमेंट करने होंगे, संशोधन जो करने होंगे, इन संशोधन का प्रावधान है कि संविधान में किस प्रकार से बदलाव किया जाएगा। इन सभी का वर्णन किसमें है? इन सभी का वर्णन 368 में है। 368 में है। 368 में किसमें? भाग 20 में संशोधन का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ेंगे। भाग 21 टेम्पोररी एंड ट्रांसपेरेंसी, क्या हो गया? अस्थायी और विशेष प्रावधान। किसमें? 21 में। जैसे कि 370 अनुच्छेद 370 आप सबको पता होगा, विशेष दर्जा अब हटाया गया। 370 हट गया। पहले जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिए गए थे 360 के अनुसार, लेकिन अब ये नियम जो है क्या कर दिया गया है? हटा दिया। किसी भी राज्य को या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को विशेष राज्य का अधिकार या विशेष क्षेत्र का अधिकार, जो ये संविधान था 370, इसको हटा दिया। कहां ये लागू था? जम्मू कश्मीर में, जो कि रिमूव कर दिया गया है, अब ये नहीं है। अगला है 393 क्या है? शॉर्ट टाइटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का नाम। यह बताता है कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाएगा, यानी भारत के संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के नाम को लेकर के जो है वो 393 में वर्णन है। ये कौन है? भाग 22 में है, शॉर्ट टाइटल के बारे में, संक्षिप्त नाम के बारे में। अगला है कंक्लूजन, देख लेंगे क्या है। ये भाग संविधान को पूर्ण करते हैं। इनमें व्यापार, सेवाएं, चुनाव, भाषा, आपातकाल और संशोधन शामिल है। अब क्या है? अब कुछ टाइटल्स हैं जो कि संशोधन करके जोड़े गए हैं, उसको एक बार जोड़ देख लेते हैं। पहले हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। 393
आर्टिकल 393 आफ्टर हम लोग क्या कर चुके हैं, बढ़ चुके हैं। 394 क्या है देखेंगे। संविधान लागू होने की तिथि यह बताती है कि संविधान कब लागू होगा। ये किस में लिखा है, 394 में, यानी पूरा संविधान लिख दिया गया, उसके बाद यह बताया गया कि संविधान कब लागू होगा। ये किस में लिखा हुआ है, 394 में। 394 में अंतिम की ओर हम लोग चल रहे हैं। 394 में लिखा गया है कि संविधान लागू होने की तिथि, किस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, डेट कि संविधान कब लागू हुआ, कब लागू हुआ। 394 ए में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 394 आपका क्या हो गया, 394 94 94 में ए में वर्णन किया गया है कि हिंदी पीठ की प्रमाणिकता, संविधान का हिंदी संस्करण भी आधिकारिक माना जाएगा। संविधान हिंदी में भी लिखा जाएगा। संविधान किसमें लिखा जाएगा, हिंदी में भी लिखा जाएगा, यानी इसका हिंदी संस्करण भी मान्य होगा। यानी यहां से दो बातें हैं। 94 में क्या बोला गया, किस डेट को पब्लिश होगा। 394 ए में बोला गया कि हिंदी भाषा जो है, हिंदी पीठ जो है, उसको भी, उस संस्करण को भी क्या किया जाएगा, मान्यता प्रदान की जाएगी। और 395 में लिखा गया है कि पुराने कानून समाप्त हो गए, इससे पहले की ब्रिटिश कानून जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 खत्म कर दिया गया। यानी 395 में अंतिम आर्टिकल्स में यह लिखा हुआ है कि जो 1935 का प्रावधान चल रहा था भारत की आजादी के बाद तक, जो शासन चल रहा था, किससे, 1935 में जो हमारा नियम बना था, उसी नियम से चल रहा था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का शासन चला था, तो उसको समाप्त कर दिया गया, किसके अनुसार, 395 आर्टिकल्स के अनुसार, रिपल्स ऑफ ओल्ड एक्ट, जितने भी एक्ट थे उनको समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 395 के। अगला देखेंगे, ये हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए क्या लिखा है, करेंट में टोटल कितने हैं, मूलतः वर्तमान में कुल अनुच्छेद ओरिजिनल कितना है, 395, पहले हम बता चुके हैं। वर्तमान में कितने हैं, 470 प्लस आर्टिकल है, इंक्लूडिंग इंसेंट 1। जैसे कौन कौन सा जोड़ा गया देखिए, 21A, 239A पढ़ा चुके हैं, 300A। लिखा क्या गया है, अंतिम लाइन देख लीजिए, संविधान में कई संशोधन के कारण नए अनुच्छेद जोड़े गए, इसलिए इसकी संख्या बढ़ गई है। जोड़े गए इसलिए इसकी संख्या बढ़ गई है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जोड़े गए अनुच्छेद, जैसे आपको क्या बोला गया, 21A क्या है, राइट टू एजुकेशन, इंपॉर्टेंट क्या है देख लीजिए, शिक्षा का अधिकार, बता चुके हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है, ये जोड़ा गया। अगला 31A क्या जोड़ा गया, सेफ ऑफ लॉ, कानून का संरक्षण, भूमि सुधार कानून को संरक्षण, यानी इसको जोड़ा गया। और 32A को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, अब यह लागू नहीं है। अगला 35A रिमूव्ड, इसे हटा दिया गया। अगला 39A अभी इसी वीडियो में पढ़ाए हैं, स्पेशल स्टेटस ऑफ दिल्ली, दिल्ली का विशेष दर्जा दिया जाएगा, 39A जोड़ा गया है। अगला है 43 और 43ZG, इसमें 43 में किसके बारे में बोला गया है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के बारे में बोला गया है, पंचायती और नगर पालिका के बारे में बोला गया, सब जोड़ा गया है। आपको इस पूरे में बता दिया गया है, फिर से रिवीजन कर लिए थे। 300A संशोधन क्या हो गया, संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है, ये बोला गया 300A में। 323A और 323B किसके लिए, न्याय क्या न्यायाधिकरण विशेष मामले से अलग न्यायालय, किसके लिए, प्रशासनिक अधिकारी के लिए। अब आते हैं फाइनल, लास्ट में अंतिम समझ देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली इंडेड एट आर्टिकल 395, यानी मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 395 तक। बट क्या हो गया है, अमेंडमेंट, मेनी न्यू आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं, लेकिन हुआ क्या है, लास्ट आपको इस पेज में इसीलिए लाया गया है, देखिए संविधानों के कारण नए अनुच्छेद जोड़े गए, इसलिए आज कुल 370 प्लस हैं, इसलिए आज कुल कितने हैं, 370 प्लस हैं। और अंतिम लाइन वह हमारा कंक्लूजन, क्या बोले, 370 प्लस है, मतलब समझा रहे हैं आपको,
395 आपका मूल संविधान है, इसमें क्या जोड़ा गया, या तो 1 2 3 4 5, ये मूल का मूल रहा 395, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, जैसे मानिए आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 है, तो अब क्या कर दिया गया, आर्टिकल 1 ए या तो 1 या तो ए कुछ भी जोड़ करके, ये 1 तो यथावत रहा, अब इसको जोड़ करके क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया। तो मूल जो संविधान है वो 395 सॉरी संविधान का जो अनुच्छेद है वो 395 ही है, लेकिन अभी जो वर्तमान में 470 हो गए हैं, ये 470 प्लस जो है, ये 470 प्लस कैसे हुआ है, ए बी सी 1 2 3 ए बी बी 1 1 1 1 ऐसे जोड़ करके कुल कितने हो गए हैं, 470। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और अंतिम हम लोग देख लेते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, भारतीय संविधान एक गतिशील दस्तावेज है, इसको याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जाता है। भारतीय संविधान एक गतिशील दस्तावेज है जो समय के साथ संशोधन द्वारा बदलता रहता है। क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनेमिक, मीनिंग इट कीप्स इन्वॉल्विंग द टाइम थ्रू अमेंडमेंट, समय के साथ ये क्या होता है, बदलता रहता है। तो हम लोग अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जो है, इस भारतीय संविधान के पूरे सेशन को अच्छे से समझे, अच्छे से जाने, और हम लोगों ने भारतीय संविधान को अच्छे से पढ़ा और समझा। इस पूरे सीरीज को आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। यदि कोई भी प्रश्न रहा तो आप अपने कमेंट जो आपको दिया गया है, कमेंट का माध्यम, वहां से आप बोल सकते हैं कि अभी इस टॉपिक पर ये टॉपिक समझ नहीं है, इस टॉपिक को समझा देने में, वो भी समझा दूंगा। और अब प्रयास करूंगा कि कुछ ट्रिक के साथ आपको इस आर्टिकल्स को याद कराया जाए, वो भी मैं बहुत जल्द लाऊंगा। तब तक आप पूरे विस्तार से इसको पढ़िए, फिर आपको संक्षिप्त नोट में मैं इसे समझाऊंगा। तब तक आप देखिए और अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों, इन सबको समझिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।